युवराज कहता है, छवि मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है और यह भी जान रहा हूँ कि तुम पूरी रात मेरे लिए रोई होगी। तुम भी ये दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो। मैं अब तुम्हें और ज़्यादा दिन खुद से दूर नहीं रहने दूंगा। मैं सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुम्हें खुद से दूर कर रहा था, लेकिन यह नहीं चाहता था कि तुम मुझसे इस तरह से नाराज हो जाओ। सब कुछ बर्दाश्त है मुझे, लेकिन तुम्हारी नाराजगी नहीं। ये कभी नहीं मैं बर्दाश्त कर पाऊंगा कि तुम मुझसे नाराज हो, मुझसे बात ना करो। जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है और मैं बहुत जल्दी इस भूल को सुधार लूंगा। बहुत जल्दी तुम्हें वापस अपने पास लेकर आऊंगा। युवराज कॉलेज पहुंचता है और अपने केबिन में बैठे हुए रॉकी से पूछता है, रॉकी कैसी है वह? रॉकी कहता है, बॉस अभी वह अपने फ्लैट के अंदर ही हैं। हमारे आदमी बिना उनकी जानकारी के उन पर नजर रखे हुए हैं। रॉकी की बात सुनकर युवराज कहता है, रॉकी चलो मुझे अभी उसके पास जाना है। रॉकी युवराज को रोकते हुए कहता है, बॉस अभी उनके पास जाना ठीक नहीं है। उन्हें आपकी बातों से बहुत तकलीफ पहुंची है, इसलिए प्लीज अभी आप उनके पास मत जाइए, वरना बात और बिगड़ सकती है। हो सकता है वह यह शहर ही छोड़कर चली जाएं, फिर उनका पता लगाना और मुश्किल हो जाएगा। अभी तो यह गनीमत है कि वे इसी शहर में हैं और हम आसानी से उन्हें प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। रॉकी की बात को सुनकर युवराज कहता है, तुम सही कह रहे हो, अभी उनके पास जाना ठीक नहीं है, लेकिन तुम कुछ भी करके उसे इस कॉलेज में वापस बुलाओ। रॉकी कहता है, बॉस वह तो अपना फ़ोन भी स्विच ऑफ करके बैठी हुई हैं, उन्हें मैं किस तरीके से बुलाऊं, वो समझ में नहीं आ रहा। तभी युवराज के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह रॉकी से कहता है, रॉकी यहाँ के स्टूडेंट उसे बहुत प्यार करते हैं और वह भी स्टूडेंट के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देगी। जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ वह स्टूडेंट के लिए कुछ भी करेगी। जल्दी एग्ज़ाम होने वाले हैं और ऐसे टाइम पर दूसरा कोई टीचर अवेलेबल नहीं है। उससे यह कहो और दो चार स्टूडेंट को लेकर उसके पास जाओ और बोलो कि उन स्टूडेंट्स को छवि की ज़रूरत है, और उन स्टूडेंट से कहो कि वह छवि से रिक्वेस्ट करें दोबारा आकर कॉलेज में पढ़ाने के लिए। ज़्यादा दिन ना सही, लेकिन जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाते तब तक ही। रॉकी युवराज की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। युवराज की बात खत्म होने पर रॉकी कहता है, एक्सीलेंट आइडिया बॉस, मैं ऐसा ही करता हूँ। जहाँ तक मैं मैम को जानता हूँ, मैम स्टूडेंट के लिए ज़रूर करेंगी। वह ज़रूर वापस कॉलेज में उन स्टूडेंट्स का कोर्स कंप्लीट करवाने के लिए ज़रूर आएंगी। युवराज रॉकी को अब तक वहीं खड़े होकर बात करते हुए देख गुस्से में रॉकी से कहता है, रॉकी तुम यहीं खड़े होकर सिर्फ बातें ही करते रहोगे या जाकर के इस प्लान को सक्सेस भी करने की कोशिश करोगे? युवराज की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर रॉकी कहता है, ओके बॉस, मैं अभी तुरंत जाता हूँ। इतना कहकर वो रूम से बाहर निकल जाता है। युवराज वापस आकर अपनी चेयर पर बैठता हुआ कहता है, जान तुम्हें अब इस कॉलेज में आना ही पड़ेगा। इधर षष्ठी अपने रूम में बैठी हुई सोचती है कैसे उस लड़की के बारे में पता किया जाए जिसकी फोटो उसने युवराज के मोबाइल में देखी थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वह फ़ोन निकालकर युवराज को फ़ोन करती है। युवराज षष्ठी का फ़ोन रिसीव करता है और कहता है, हाँ दी, क्या बात है, आपने फ़ोन कैसे किया? षष्ठी कहती है, युवराज मैं बहुत बोर हो रही हूँ, क्या मैं तुम्हारे कॉलेज आ सकती हूँ? युवराज कहता है कि आप कॉलेज तो कभी भी आ सकती हैं, लेकिन इस समय आपको अपनी इंगेजमेंट की शॉपिंग पर ध्यान देना चाहिए। षष्ठी कहती है, हाँ वह तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारा कॉलेज देखना चाहती हूँ। युवराज कहता है, दी आपने पहले भी तो कितनी बार मेरा कॉलेज देखा है। ऐसा कीजिए मैं कार भेज देता हूँ और आप जाकर अपने लिए कुछ शॉपिंग कर लीजिए। षष्ठी कहती है, युवराज तू मेरा छोटा भाई है, लेकिन हमेशा बड़े भाई वाली हरकत ही करता है। तू हमेशा मुझे अपनी बात ही मनवाता है, कभी तू मेरी बात नहीं सुनता। षष्ठी दी की बात सुनकर युवराज मुस्कुराता है और कहता है, दी मैं हमेशा जो भी करता हूँ आपके भले के लिए कहता हूँ। उसकी बात सुनकर षष्ठी कहती है, ठीक है मेरे भाई, तो जल्दी से ड्राइवर को कार के साथ भेज दो, मैं अभी रेडी होती हूँ शॉपिंग के लिए। षष्ठी की बात सुनकर युवराज कहता है, ठीक है दी, मैं तुरंत भेजता हूँ। इतना कहकर वह फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता है। षष्ठी फिर सोचती है, अब कैसे पता लगाऊं मैं? मैंने सोचा था कॉलेज पहुंचकर शायद उस लड़की के बारे में कुछ पता लग जाए, लेकिन ये तो मुझे कॉलेज ही नहीं आने दे रहा है। क्या करूं? हे ईश्वर, अब तुम ही मेरी कुछ हेल्प करो, जिससे मैं अपनी भाई की जिंदगी में खुशियां लाने में कामयाब रहूं। ये कहकर वह आंख बंद कर भगवान से प्रार्थना करती है। कुछ देर बाद बेड से उठकर शॉपिंग जाने के लिए रेडी होने लगती है। छवि का फ्लैट। छवि ने पूरी रात रो रो कर बिताई थी। रोने की वजह से उसकी आंखें सूज गई थी।
उसे युवराज के बर्ताव को कुछ दिनों से देखकर ऐसा तो लग रहा था कि युवराज अब उसे पसंद नहीं करता, लेकिन वह उसे खुद से दूर करने की कोशिश करेगा, यह उसने नहीं सोचा था। वह अभी यही सब सोच रही थी कि तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। छवि अपने आंसुओं को पोंछती हुई बेड से उठती है और बाथरूम में जाकर अपने फेस को अच्छी तरह से वॉश करती है। इतनी देर में कितनी बार उसके घर की डोरबेल बज चुकी थी। वह कहती है, रोमा भी, इसे भी शांति नहीं है। यह नहीं कि थोड़ी देर इंतजार कर ले। ये कहते हुए वह दरवाजे पर आती है और दरवाजे को खोलती है। रोमा अंदर आती हुई कहती है, क्या यार, कितनी देर से खड़ा कर रखा है तूने मुझे दरवाजे पर। यह नहीं कि जल्दी से आकर दरवाजा खोले। यह देख, मैं तेरे लिए नाश्ता लेकर आई हूँ, गरम गरम आलू के पराठे, अपने हाथों से बनाकर। छवि कहती है, इसकी क्या जरूरत थी रोमा, क्यों तूने सुबह सुबह तकलीफ उठाई। रोमा कहती है, लो कर लो बात। मैं तो सुबह जल्दी उठकर मैडम के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करके लाई हूँ और ये मुझे थैंक यू कहने के बजाय बातें सुनाने में लगी हुई हैं। यह कहकर वह टेबल पर ब्रेकफास्ट लगाने लगती है। फिर वह कहती है, अच्छा अब जल्दी से ब्रेकफास्ट कर ले, फिर हम तेरे घर के लिए कुछ सामान लेने मार्केट चलेंगे। छवि कहती है, मुझे कहीं नहीं जाना रोमा। रोमा कहती है, तो क्या घर में ऐसे ही रहोगी, सिर्फ दीवारों और कपड़ों के साथ? तुझे किचन में कुछ नहीं चाहिए होगा? तेरे किचन में एक भी चीज नहीं है। उसकी बात सुनकर छवि कहती है, बात तो तू सही कर रही है। फिर रोमा छवि को कंधे से पकड़कर सोफे पर बिठाती हुई कहती है, मैं हमेशा बात सही ही करती हूँ। तू चल जल्दी से ब्रेकफास्ट कर और फटाक से रेडी होकर मेरे साथ शॉपिंग पर चल। छवि कहती है, क्या तुझे आज भी कॉलेज नहीं जाना? रोमा कहती है, छोड़ यार, चली जाऊंगी। एक दो दिन की छुट्टी ले लूं तो इसमें किसी का क्या बिगड़ जाएगा। रोमा की इस तरह की बातें सुनकर छवि कहती है, जी नहीं मैडम, आपका कॉलेज जाना ज़्यादा ज़रूरी है। एग्ज़ाम आने वाले हैं और बच्चों के कोर्स भी कंप्लीट करवाने हैं, इसलिए आप कॉलेज जाइए, मैं जाकर शॉपिंग कर लूँगी। छवि की बात सुनकर रोमा कहती है, क्या यार, आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। एक तो मैं इनकी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ और ये मुझे उल्टे कॉलेज भेज रही हैं। चल कोई नहीं, मैं कॉलेज जाती हूँ, लेकिन तू शॉपिंग के लिए चली जाना और घर की सारी चीज़ें मुझे शाम को घर में चाहिए। पैसे पैसे की ज़रूरत है तो बोल दे। छवि कहती है, नहीं रोमा, मेरे पास पैसे हैं। छवि की बात सुनकर रोमा कहती है, ठीक है, जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट ख़त्म कर, मैंने भी नहीं खाया है, तब तो मैं कॉलेज जाऊँगी। इतना कहकर वह ब्रेकफास्ट करने लगती है। ब्रेकफास्ट करते हुए उसे कुछ याद आता है। वह छवि की तरफ देखते हुए कहती है, क्या मैंने सच सुना है कि तूने रिजाइन कर दिया? छवि कहती है, हाँ रोमा, मैंने कॉलेज में अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दिया है। उसकी बात सुनकर रोमा हैरानी भरी नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए कहती है, अरे यार, तू ऐसा कैसे कर सकती है? तू भी जानती है कि स्टूडेंट्स का कोर्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, एग्जाम सर पर है और इसी बीच में किसी नए टीचर की अपॉइंटमेंट होने से बच्चे भी डिस्टर्ब होंगे। क्या तूने रिजाइन करने से पहले ये सब नहीं सोचा कि बच्चों के एग्जाम का क्या होगा? और वैसे भी बच्चे तुझे कितना पसंद करते हैं। तेरे लेक्चर के लिए वे किसी भी हालत में रहें, क्यों ना उनकी तबीयत ही खराब हो, मगर वह कॉलेज ज़रूर आते हैं। बाकी किसी लेक्चर या प्रोफेसर की क्लास वे अटेंड करें या ना करें, तेरी क्लास ज़रूर अटेंड करते हैं। फिर भी तू ऐसा कैसे कर सकती है? फिर वह थोड़ा रुकते हुए कुछ सोचती है और कहती है, लेकिन छवि, मैं ये भी जानती हूँ कि तू बिना किसी सीरियस बात के ऐसा नहीं कर सकती। ज़रूर बात कोई सीरियस है जिसकी वजह से तूने ऐसा किया। चल बाकी का तू देख ले, अब मैं चलती हूँ, अब मेरा हो गया। इतना कहकर वह टिश्यू पेपर से अपना हाथ साफ करते हुए कहती है, शाम को मैं आऊँ तो तेरे घर में कम से कम बर्तन तो होने चाहिए डिनर करने के लिए, तो ध्यान से सारी चीज़ें लेकर आना, इस तरह हमें ना खाना पड़े। यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। छवि वहीं बैठी सोचने लगती है, बात तो सही कह रही है रोमा, लेकिन मैं अब उस कॉलेज में नहीं जा सकती। उसका मन ब्रेकफास्ट करने का बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए वह उसी डिब्बे में वापस पूरा खाना रखकर डिब्बा बंद कर देती है और उठकर रेडी होने चली जाती है। उसी देर में वह रेडी होकर शॉपिंग के लिए निकल जाती है और कैब बुक करके मार्केट में पहुंचती है। इत्तेफाक से उसी मार्केट में सृष्टि भी पहुंचती है। छवि कैब से उतरकर आगे बढ़ती है, तभी एक शोरूम में उसे वही साड़ी लगी दिखती है जो युवराज उसके लिए लेकर आया था। छवि वहीं खड़ी उस साड़ी को देखने लगती है। उस साड़ी को देखते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे वह दिन याद आता है जब युवराज के कहने पर उसने वह साड़ी पहनी थी। वह अभी भी खड़ी वहीं उस साड़ी को देख रही होती है,
तभी उस दुकान के अंदर से सृष्टि निकलती है और फ़ोन पर बात करते हुए आगे बढ़ती है। उसका ध्यान वहाँ खड़ी छवि पर नहीं था और अचानक ही उससे टकरा जाती है, जिससे सृष्टि के हाथ में पकड़ा हुआ फ़ोन ज़मीन पर गिर जाता है। छवि जल्दी से नीचे गिरे हुए फ़ोन को उठाते हुए कहती है, सॉरी। सृष्टि अपना फ़ोन लेते हुए उससे कहती है, नहीं, गलती मेरी थी। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। इतना कहते हुए छवि के चेहरे की तरफ देखती है और हैरान हो जाती है। वह अपने मन में सोचती है, हे ईश्वर, तुमने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली। अपनी तरफ सृष्टि को इस तरह देखते हुए देख छवि कहती है, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? सृष्टि अपने सेंस में वापस आती है और कहती है, कुछ नहीं, बस मैं ऐसे ही आपको देख रही थी। वैसे मेरा नाम सृष्टि है, आपका? सृष्टि के मुस्कुराते चेहरे को देखकर छवि के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है और वो कहती है, मेरा नाम छवि है। सृष्टि कहती है, छवि बहुत प्यारा नाम है। इतना कहकर वह अचानक ही छवि का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, छवि चलो कॉफ़ी पीते हैं। सृष्टि की बात सुनकर छवि हैरानी से उसकी तरफ देखती है और कहती है, अरे मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ और आप इस तरह से मेरा हाथ पकड़कर मुझे कॉफ़ी पीने के लिए लेकर जा रही हैं। सृष्टि कहती है, जान तो गई तुम्हारा नाम छवि है, मेरा नाम सृष्टि। इतना कहकर वह छवि को खींचते हुए कॉफ़ी शॉप में लेकर जाती है, जो थोड़ी दूरी पर था, और एक टेबल के पास जाकर छवि को बैठने के लिए कहती है और खुद भी उसके सामने बैठ जाती है। अब छवि की हैरानी बढ़ती जा रही थी। वह सोचती है, ये कैसी लड़की है, ना मैं इसे जानती हूँ, ना ये मुझे जानती है, और इस तरह से मेरा हाथ पकड़कर मुझे यहाँ कॉफ़ी पीने के लिए लेकर आई है। लेकिन ना जाने क्यों मुझे इसके साथ कोई अजनबीपन महसूस नहीं हो रहा है। यह सोचते हुए वह मुस्कुराकर सृष्टि की तरफ देखती है और कहती है, क्या आप यहीं इसी शहर में रहती हैं? सृष्टि कहती है, नहीं, मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, यहाँ अपनी शादी के लिए आई हूँ। सृष्टि की बात सुनकर छवि कहती है, अच्छा, तो आपकी शादी होने वाली है? सृष्टि कहती है, हाँ। और तुम? छवि कहती है, मैं भी यहाँ की रहने वाली तो नहीं हूँ, लेकिन काफ़ी दिनों से यहीं पर हूँ। छवि की बात सुनकर सृष्टि कहती है, क्या तुम यहाँ पढ़ाई कर रही हो? छवि कहती है, जी नहीं, मैं यहाँ पढ़ाई नहीं करती हूँ, मैं यहाँ पढ़ाती हूँ। सृष्टि कहती है, अच्छा, तुम पढ़ाती हो, लेकिन तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम अभी खुद स्टूडेंट हो। छवि कहती है, नहीं, मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, मेरी पढ़ाई काफ़ी दिनों पहले ही पूरी हो चुकी है। सृष्टि कहती है, लेकिन अभी तो तुमने कहा कि तुम पढ़ाती हो। छवि कहती है, हाँ, मैं पढ़ाती भी हूँ। छवि की बात सुनकर सृष्टि अपने मन में सोचती है, इसका मतलब तुम युवराज के कॉलेज में ही पढ़ाती हो। फिर वह छवि से पूछती है, तुम कहाँ पढ़ाती हो? छवि कहती है, एक्चुअली मैं पढ़ाती थी, लेकिन मैंने रिजाइन कर दिया है। सृष्टि कहती है, रिजाइन कर दिया, लेकिन क्यों? खैर, ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, मुझे ये नहीं पूछना चाहिए। बस मैं इतना जानना चाह रही हूँ कि तुम पढ़ाती कहाँ हो, मेरा मतलब है पढ़ाती कहाँ थी? छवि उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहती है, मैं उपाध्याय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में पढ़ाती थी। उसकी बात सुनकर सृष्टि के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ जाती है और वह अपने मन में सोचती है, यानी मेरा सोचना सही था, तुम युवराज के कॉलेज में ही पढ़ाती हो। अब मुझे तुम्हारे बारे में और भी पता लगाना होगा। फिर वह वेटर को बुलाकर 2 कॉफ़ी का ऑर्डर देती है। फिर वह छवि से कहती है, छवि, इस शहर में मेरा कोई दोस्त नहीं है, तो क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? यह कहते हुए वह अपना एक हाथ छवि के सामने कर देती है। छवि भी उसके इस रवैये पर थोड़ी हैरान होती है और मन में सोचती है, कमाल है, अभी कुछ ही देर पहले हम दोनों मिले हैं और यह दोस्ती के लिए हाथ आगे बढ़ा रही है। छवि को इस तरह से सोचते हुए देखती रहती है। क्या सोच रही है छवि? कभी कभी अनजान लोगों से दोस्ती करना भी फायदेमंद होता है। ज़्यादा सोचो मत, मुझसे दोस्ती कर लो, फायदे में रहोगी। यह कहकर सृष्टि मुस्कुराने लगती है। छवि उसे देखते हुए फिर अपने मन में सोचती है, इन्हें मेरे मन की बात कैसे पता चल गई? फिर वह ज़्यादा ना सोचकर सृष्टि से हाथ मिला लेती है और कहती है, चलो, वैसे भी मेरे ज़्यादा दोस्त तो हैं नहीं, इनसे दोस्ती कर लेते हैं। काफ़ी देर तक दोनों बैठे अपनी पसंद नापसंद और इधर उधर की बातें करती रहती हैं। तभी छवि की नज़र अपनी घड़ी की तरफ जाती है। वह अपनी घड़ी को देखते हुए कहती है, अरे, मुझे तो आपसे बात करते हुए समय का पता ही नहीं लगा। मुझे अपने घर के लिए कुछ चीज़ों की शॉपिंग करनी है। सृष्टि कहती है, ठीक है, चलो, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, तुम मेरी शॉपिंग में मेरी हेल्प कर देना। यह कहकर दोनों अपनी कॉफ़ी ख़त्म कर वहाँ से उठ जाती हैं और शॉपिंग के लिए चली जाती हैं।
कुछ घंटों में वह दोनों शॉपिंग खत्म करती हैं। अब तक छवि और सृष्टि के दोनों हाथ शॉपिंग बैग से भर चुके थे। छवि कहती है, अच्छा अब मैं चलती हूँ। सृष्टि कहती है, इतने सारे शॉपिंग बैग लेकर अकेले तुम कैसे जाओगी? मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देती हूँ। छवि कहती है, अरे आप क्यों परेशान होंगी, मैं चली जाऊंगी। सृष्टि कहती है, अरे इसमें परेशानी की क्या बात है, दोस्ती की है तुमसे, निभाना तो पड़ेगा ही। बस तुम मुझे अपने घर की एक कप कॉफ़ी पिला देना। छवि कहती है, सॉरी, अभी मैं कल ही अपने घर में शिफ्ट हुई हूँ, इसलिए मैं आपको कॉफ़ी नहीं पिला पाऊंगी। शशि कहती है, तब तो तुम्हें मुझे अपने घर ले जाना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। छवि कहती है, वह क्यों? शशि कहती है, अरे तुम्हारे घर को सेट करवाने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। छवि शशि के इस बिंदास रवैये को देखकर थोड़ी हैरान भी होती है, क्योंकि इतनी जल्दी दोस्ती करना और उसके बाद इतनी हेल्प करना छवि को थोड़ा अजीब लग रहा था। लेकिन वह ज़्यादा सोचती नहीं है, क्योंकि वह खुद भी कहीं ना कहीं समय बहुत अकेला महसूस कर रही थी। उसे भी किसी के साथ की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए वह षष्ठी के साथ अपने घर के लिए कैब बुक करती है और चली जाती है। षष्ठी पहले ही ड्राइवर को फ़ोन करके घर जाने के लिए बोल चुकी थी। वह दोनों छवि के फ्लैट पर पहुंचती हैं। षष्ठी छवि का किचन सेट करवाने में उसकी हेल्प करती है। उसका किचन और घर अच्छे से सेट हो जाने के बाद षष्ठी छवि से कहती है, छवि अब तो तुम मुझे कॉफ़ी पिलाओगी ना? अब तो तुम्हारा किचन अच्छे से सेट हो चुका है। छवि कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं भी आपके लिए कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर छवि किचन में चली जाती है और अपनी और षष्ठी के लिए कॉफ़ी बनाने लगती है। अब तक छवि और षष्ठी में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। कुछ ही देर में कॉफ़ी रेडी हो जाती है और दोनों लिविंग रूम में आकर सोफे पर बैठकर कॉफ़ी इंजॉय करते हुए बातें करने लगती हैं। कॉफ़ी ख़त्म हो जाने के बाद षष्ठी कहती है, छवि अब मैं चलती हूँ, लेकिन तुमसे मिलने आती रहूँगी। तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? छवि कहती है, नहीं, बल्कि आप तो मुझे मेरी बड़ी बहन की तरह लग रही हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और आपसे मिलकर। प्लीज़ आप आते रहिएगा। जाते हुए षष्ठी छवि से उसका नंबर लेती है और अपना नंबर छवि के फ़ोन में सेव कर देती है। इधर रॉकी हेड ऑफ डिपार्टमेंट के केबिन में बैठा हुआ था। उसने पहले ही हेड ऑफ डिपार्टमेंट को सारी बातें अच्छी तरह समझा दी थी। हेड ऑफ डिपार्टमेंट छवि के पास फ़ोन करते हैं। अब छवि का फ़ोन स्विच ऑफ नहीं था। हेड ऑफ डिपार्टमेंट की कॉल आते हुए देख छवि सोचती है, ज़रूर कोई इम्पोर्टेंट काम होगा, तभी ये मुझे फ़ोन कर रहे हैं। वह कुछ रिंग के बाद ही फ़ोन रिसीव कर लेती है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट छवि से कहते हैं, मैम कैसी हैं आप? छवि कहती है, सर मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आपने फ़ोन क्यों किया? हेड ऑफ डिपार्टमेंट कहते हैं, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। हेड ऑफ डिपार्टमेंट की बात सुनकर छवि कहती है, जी सर बोलिए। हेड ऑफ डिपार्टमेंट कहते हैं, मैम आप इस तरह से अचानक रिजाइन नहीं कर सकती है। आपको कम से कम रिजाइन करने से पहले कम से कम 1 महीने का नोटिस तो देना चाहिए था, ताकि हम किसी दूसरे प्रोफेसर को अपॉइंट कर सकें। लेकिन आपने रेजिग्नेशन लेटर मुझे देकर बिना मुझसे बात किए ही चली गई। बच्चों के एग्ज़ाम आने वाले हैं, क्या आपने एक बार भी नहीं सोचा कि उनकी पढ़ाई कैसे होगी, उनके कोर्स कैसे कंप्लीट होंगे? क्या आप उनके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं? उनकी बात सुनकर छवि कहती है, सर मेरे कुछ पर्सनल इशू की वजह से मुझे अर्जेंट रिजाइन करना पड़ा। छवि की बात सुन डिपार्टमेंट हेड कहते हैं, मैम ठीक है आपका पर्सनल इशू है, लेकिन आप भी तो हमारी प्रॉब्लम समझिए। स्टूडेंट बार बार आकर आपके बारे में पूछ रहे हैं। आप तब तक आकर अपनी क्लास कंटिन्यू कीजिए जब तक हम किसी दूसरे प्रोफेसर या लेक्चरर को अपॉइंट नहीं कर लेते। छवि कहती है, सर मैं अब नहीं आ सकती। हेड ऑफ डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं, प्लीज़ आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। कुछ ही दिनों की बात है, प्लीज़ आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही हम किसी दूसरे को अपॉइंट कर लेंगे आप चले जाइएगा। बस प्लीज़ आप तब तक इतनी हेल्प कर दीजिए हमारी। डिपार्टमेंट हेड की रिक्वेस्ट सुनकर छवि सोच में पड़ जाती है। सुबह रोमा ने भी उसे यही सारी बातें समझाई थी। उनकी बातें सुनकर छवि कहती है, सर मुझे सोचने का कुछ वक्त दीजिए, मैं आपको बाद में बताती हूँ। इतना कहकर छवि फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देती है और फिर कहती है, मैं उस इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकती। तभी उसे रोमा की कही हुई सारी बातें फिर से याद आती है। वह सोचने लगती है कि मैं क्या करूं? मैं वहां नहीं जाना चाहती, लेकिन स्टूडेंट के भविष्य का सवाल था। उसे इस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसके घर की डोरबेल बजती है।
छवि समझ जाती है कि रोमा आई होगी। वह जाकर डोर खोलती है। सामने रोमा और क्षितिज होते हैं। वह दोनों अंदर आकर बैठते हैं। छवि उनके लिए कॉफ़ी बनाने चली जाती है। कुछ देर बाद छवि कॉफ़ी लेकर आती है तो रोमा उसे बताती है कि कॉलेज में स्टूडेंट तुम्हारे रिजाइन करने की वजह से बहुत गुस्से में थे और प्रोटेस्ट करने के लिए रेडी हैं। अगर तुमने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया तो वह प्रोटेस्ट करने लगेंगे। छवि, अगर तुमने मैनेजमेंट या डिपार्टमेंट हेड की कॉल आती है तो प्लीज़ तुमसे रिक्वेस्ट है कि तुम कॉलेज रिजाइन कर लो, वरना कॉलेज का बहुत नुकसान हो सकता है। तुम तो जानती हो स्टूडेंट के गुस्से को। उसकी बातों को सुनकर छवि कहती है, रोमा, मुझे हेड ऑफ डिपार्टमेंट का फ़ोन आया था। वह मुझे ज्वाइन करने के लिए कह रहे थे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तभी क्षितिज कहता है, लेकिन मैम, आपने रिजाइन क्यों किया? अच्छा खासा तो सब कुछ चल रहा था, फिर आपको रिजाइन करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? क्षितिज की बात सुनकर छवि को समझ में नहीं आता कि वह क्या कहे। क्षितिज फिर पूछता है, मैम प्लीज़ आप बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम थी, क्यों आपने रिजाइन किया? छवि कहती है, मैंने अपनी कुछ पर्सनल इशू की वजह से कॉलेज से रिजाइन किया है। वैसे भी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। कॉलेज जाने की वजह से मुझे अपनी प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैंने रिजाइन किया। रोमा कहती है, लेकिन यार, तुझे रिजाइन करने से पहले कुछ तो बताना चाहिए था। तूने बस अचानक ऐसे ही रिजाइन कर दिया, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे, बिना समझे। क्षितिज कहता है, मैम मैं नहीं जानता कि आपके क्या पर्सनल इशू हैं, लेकिन प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाते तब तक आप कॉलेज ज्वाइन कर लीजिए। उसकी बात को सुनकर छवि कहती है, ठीक है, मैं सोचती हूँ। रोमा कहती है, इसमें सोचना क्या है यार? जैसे इतने दिनों तक तूने अपनी पढ़ाई मैनेज की है, वैसे अभी भी कुछ दिन और मैनेज कर ले। बच्चों के भविष्य का सवाल है यार। वह आखिर कैसे अपने एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे जब कोर्स ही नहीं कंप्लीट होगा? छवि कहती है, तुम ठीक कह रही हो रोमा, मैं ज्वाइन कर लूँगी। उसकी बात सुनकर रोमा और क्षितिज के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। रोमा कहती है, चल इसी बात पर अब पार्टी हो जाए। छवि कहती है, नहीं रोमा, मुझे कोई पार्टी वार्टी नहीं करनी। क्षितिज कहता है, रहने दो रोमा, इन्हें देखकर लगता है कि ये बहुत परेशान है। ऐसे में इनको फोर्स करना ठीक नहीं है। रोमा कहती है, मैं जान रही हूँ ये परेशान है, इसलिए कह रही हूँ। बाहर चलेगी तो इसका मन भी चेंज होगा। ये कहते हुए वह छवि का हाथ पकड़कर उठाती है और कहती है, चल पार्टी ना सही, आज डिनर बाहर करते हैं। ये कहते हुए वह छवि का हाथ पकड़कर खींचते हुए बाहर लेकर जाने लगती है। छवि कहती है, रुक जा, चेंज तो कर लेने दे। रोमा कहती है, तुम्हें चेंज करने की क्या ज़रूरत है? तुम ऐसे ही इतनी प्यारी लगती हो। चलो अब फिर। वह छवि का फोन उसके हाथ में थमाते हुए कहती है, चल यह ले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। छवि कहती है, मेरा पर्स तो ले लेने दे। रोमा कहती है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तू अपना पर्स यहीं रहने दे, हम तुम्हें वापस घर छोड़ देंगे। तुझे पर्स की और पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज का पूरा खर्च क्षितिज करने वाले हैं। लेकिन छवि उसे हाथ छुड़ाते हुए कहती है, बस रुक जा, 1 मिनट में आती हूँ। ये कहकर वह रूम के अंदर जाती है और अपना हैंडबैग लेकर रोमा के साथ बाहर निकल जाती है। वह खुद भी आज अकेले नहीं रहना चाह रही थी। वह जब भी अकेली हो रही थी, उसे सिर्फ युवराज की याद परेशान कर रही थी। वह इस समय अकेले रहने से घबरा रही थी। वह तीनों डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। वहाँ काफ़ी भीड़ थी, लेकिन छवि का मन उस भीड़ में भी न जाने क्यों युवराज को ढूंढ रहा था। वह जिधर देखती थी उसे ऐसा लग रहा था कि युवराज कहीं खड़ा है, लेकिन वह अपने आप को समझाते हुए कहती है, वह यहाँ क्यों होगा? वह तो खुद मुझे अपने आप से दूर करना चाहते थे। मैं क्यों उन्हें हर जगह देखने की कोशिश कर रही हूँ, ये जानते हुए भी कि मैं अब उनके काबिल नहीं हूँ। क्यों नहीं मैं भूल पा रही हूँ उनको? ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन सबसे छुपाकर वह अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को पोंछती है और अपने आप को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करती है। कुछ ही देर में उनका डिनर खत्म हो जाता है और वह दोनों छवि को उसके फ्लैट पर छोड़कर अपने अपने घर चले जाते हैं। छवि और फिर अपने घर पर अकेली थी। सबके सामने तो वह किसी तरह से खुद को संभाले हुए थी, लेकिन जैसे ही वह अकेली होती है, फूट फूट कर रोने लगती है। जब उसके अपने उससे छूटे थे तो युवराज उसके साथ था, उसे संभालने के लिए, लेकिन आज उसके पास कोई नहीं था। यह सोचते हुए वह और भी ज़्यादा रोने लगती है। उसे युवराज से दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसका मन बार बार कर रहा था कि वह अभी युवराज के पास चली जाए और उसे रिक्वेस्ट करे कि प्लीज़ उसे अपने पास रहने दे। लेकिन फिर वह खुद से कहती है, जब मेरे घर वाले ने ही मुझे निकाल दिया घर से,
तो युवराज से मैं क्या उम्मीद करूं? उनसे तो मेरा ऐसा कोई रिश्ता भी नहीं है। मेरा तो उन पर कोई हक नहीं है जिसकी वजह से मैं उनके पास जाकर रहूं। ये कहते हुए वह अपने सिर को घुटनों के बीच रखकर फिर से रोने लगती है। आज वह पूरी तरह से अकेली हो चुकी थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि पूरी दुनिया में उसके लिए कोई भी नहीं है। अभी से अपना जीवन ही बेकार लग रहा था। उसे अब अपने जीवन का कोई मकसद समझ में नहीं आ रहा था। वह रोते हुए कहती है, माँ मैं आपके साथ ही मर क्यों नहीं गई? क्यों नहीं आप मुझे अपने साथ लेकर गईं? क्यों अकेली इस दुनिया में मुझे छोड़ गईं, घुट घुट कर मरने के लिए? इधर युवराज भी अपने कमरे में बेचैन था। उसे एक पल के लिए भी सुकून नहीं मिल रहा था। कभी वह बेड पर आकर बैठता, कभी लेटता, कभी बालकनी में जाकर स्मोक करने लगता, लेकिन उसके दिल को किसी भी बहाने से चैन नहीं मिल रहा था। 3 दिन बाद षष्ठी की एंगेजमेंट की शॉपिंग लगभग खत्म हो चुकी थी। उसकी पूरी शॉपिंग में छवि ने उसकी बहुत मदद की थी। वह दोनों रोज साथ में शॉपिंग के लिए जाती थी और वापस आते हुए छवि के फ्लैट पर घंटों साथ में बिताती थी। युवराज छवि से दूरी युवराज को बर्दाश्त नहीं हो रही थी, मगर गुस्से की वजह से वह छवि से दूरी बनाए हुए था। लेकिन उसकी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। वह अब अपने अपार्टमेंट पर भी कम ही जाता। 3 दिन हो चुके थे लेकिन उसकी आंखों में एक पल के लिए भी नींद नहीं आई थी। रात की 11 बजे छवि की डोरबेल बजती है। छवि जो बेड पर अभी लेटी हुई थी और सोने की कोशिश कर रही थी, मगर उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। डोरबेल की आवाज़ सुनकर वह सोचती है, इस वक्त कौन होगा? उसे थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन बेड से उठकर वह दरवाजे पर जाती है और पूछती है, कौन है? दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आती, लेकिन डोरबेल फिर बजती है। लेकिन छवि को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस समय क्या करे, दरवाजा खोले या नहीं खोले। डोरबेल लगातार बजती ही जा रही थी। वह फिर अपनी आवाज़ को तेज करते हुए पूछती है, कौन है? दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, दरवाजा खोलो। छवि आवाज़ बहुत अच्छी तरह से पहचानती थी। इस आवाज़ को सुनकर उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। एक पल के लिए तो उसे भरोसा ही नहीं होता कि सच में वही आवाज़ सुन रही है। इसलिए वह खुद को संभालते हुए फिर से कहती है, कौन है? दूसरी तरफ से फिर एक गुस्से भरी आवाज़ आती है, दरवाज़ा खोलो। इस आवाज़ को सुनकर छवि के हाथ अपने आप ही दरवाज़ा को खोलने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। सामने युवराज खड़ा होता है। अंदर आकर वह दरवाजे को बंद कर छवि के पास आता है और उसकी आंखों में देखने लगता है। छवि युवराज को देखती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि युवराज वह युवराज नहीं लग रहा था जिसे छवि जानती है। युवराज ने इस समय काफी पी रखी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। 3 ही दिन में उसका चेहरा बिल्कुल ही मुरझा गया था। युवराज को इस तरह से देखा, छवि के दिल में एक दर्द सा होता है। जी कर रहा था कि वह जल्दी युवराज के गले लग जाए, लेकिन वह अपने आप को कंट्रोल करती है और सीरियस होकर वह युवराज से कहती है, आप यहाँ क्यों आए हैं? युवराज बड़े ही मासूमियत से छवि से कहता है, कई दिनों से ढंग से सोया नहीं हूँ, मुझे नींद आ रही है। युवराज के यह शब्द सुनकर छवि को ऐसा महसूस होता है कि वह अभी जोर जोर से रोने लगेगी, लेकिन वह इस समय बहुत ही मुश्किल से खुद को कंट्रोल करती है। चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी युवराज के चेहरे की तरफ देखती रहती है। छवि को कुछ न बोलते हुए देख युवराज फिर कहता है, मुझे सोना है। इस समय युवराज की आवाज में इतना दर्द था कि जिसे सुनकर छवि के गले से भी आवाज नहीं निकल रही थी। वह युवराज को हाथों से इशारा करते हुए अंदर जाने के लिए कहती है। युवराज उसके हाथों के इशारे को देखकर अंदर कमरे में चला जाता है और बेड पर जाकर पेट के बल लेट जाता है। युवराज के चेहरे के दर्द को देखकर छवि अपना सारा गुस्सा, अपनी सारी तकलीफ भूल चुकी थी। उसे इस समय सिर्फ युवराज के चेहरे का दर्द ही दिखाई दे रहा था। वह कमरे में जाती है और युवराज के पास बेड पर बैठती हुई उसके सिर को सहलाती है। युवराज को देखकर उसे महसूस हो रहा था कि युवराज ने कई दिनों से ढंग से खाना भी नहीं खाया है। वह युवराज के सिर को सहलाती हुई पूछती है, आपने खाना खाया है? युवराज अपने चेहरे को बिस्तर में छुपाए हुए ही कहता है, नहीं। छवि युवराज के पास से उठती है और किचन में जाकर उसके लिए एक प्लेट में खाना निकाल कर लेकर आती है। वह वापस युवराज के पास बैठती है और कहती है, उठिए। उसकी आवाज़ सुनकर युवराज अपना चेहरा उठाकर छवि की तरफ देखता है। छवि फिर कहती है, उठिए खाना खा लीजिए। युवराज उठकर बैठ जाता है। छवि अपने हाथों से रोटी का एक टुकड़ा तोड़ती है और उसमें सब्जी लगाकर युवराज के मुंह की तरफ करती है। युवराज वो टुकड़ा खा लेता है।
छवि अब दूसरा टुकड़ा उसके मुंह की तरफ बढ़ाती है। युवराज पूछता है, तुमने खाया है? छवि हाँ में सिर हिला देती है, लेकिन युवराज फिर भी उसके हाथ में लिया हुआ रोटी का टुकड़ा उसके मुंह की तरफ बढ़ा देता है, क्योंकि उसे पता था कि छवि ने भी खाना नहीं खाया होगा। यह देखकर छवि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाते हुए अपने हाथ में पकड़े हुए प्लेट को नीचे रखती है और अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को पोंछकर युवराज को फिर से खिलाने लगती है। अब ना तो युवराज कुछ बोल रहा था, ना ही छवि कुछ बोल रही थी। इस समय कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। खाना खत्म करने के बाद छवि प्लेट लेकर किचन की तरफ चली जाती है। कुछ देर तक जब छवि वापस रूम में नहीं आती है तो युवराज उठकर कमरे से बाहर आता है। वह देखता है छवि लिविंग रूम में सोफे पर लेटी हुई है। युवराज छवि के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर उठाते हुए कहता है, अंदर चलो। छवि कहती है, आप जाकर सो जाइए, मैं यहीं ठीक हूँ। युवराज कहता है, तुम्हारे बिना मुझे नींद नहीं आएगी। उसकी बात सुनकर छवि कुछ नहीं कहती है और अंदर कमरे में चली जाती है। युवराज की हालत देखकर इस समय वह उससे कोई भी बहस नहीं करना चाहती थी। एक तो युवराज नशे में था और उसकी हालत को देखकर महसूस हो रहा था कि इस समय उसे नींद की कितनी ज़रूरत है। छवि रूम में आकर बेड पर लेट जाती है। युवराज भी बेड की दूसरी तरफ आकर छवि के बगल में लेट जाता है। छवि उससे थोड़ी दूरी बनाते हुए बेड के किनारे पर आ जाती है। ये देखकर युवराज उसकी कमर को पकड़कर अपने करीब खींच लेता है और उसकी चेस्ट पर अपने सिर को रखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। युवराज को इस तरह से सोते हुए देख छवि कहती है, आप पिलो पर सो जाइए, और वह अपने ऊपर से युवराज के सिर को हटाने की कोशिश करती है। युवराज अब अपने हाथों से उसके हाथों को पकड़ बेड में दबा देता है और कहता है, सोने दो मुझे। छवि अब कुछ नहीं बोलती है और अपनी आंखें बंद कर वह भी सोने की कोशिश करती है। उसे भी कई दिनों से ढंग से नींद नहीं आई थी। आज युवराज के करीब होने से उसे भी सुकून मिल रहा था। थोड़ी देर में वह भी सो जाती है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो देखती है युवराज अभी भी उसे हक किए हुए सुकून की नींद सो रहा है। वह फिर से अपने ऊपर से युवराज को हटाने की कोशिश करती है, जिससे युवराज की नींद खुल जाती है और वह कहता है, क्या कर रही हो? सोने दो मुझे। छवि कहती है, मुझे बाथरूम जाना है। युवराज अपने सिर को उठाकर पिलो पर रखता है और फिर से आंखें बंद कर सो जाता है। छवि उठकर बाथरूम में जाती है और कुछ ही देर में रेडी होकर बाहर आती है और किचन में ब्रेकफास्ट तैयार करने लगती है। वह जब से यहाँ आई थी, किसी भी दिन उसने अपने लिए ब्रेकफास्ट नहीं बनाया था। उसने इन 3 दिनों में किसी भी दिन ढंग से खाना भी नहीं खाया था। आज युवराज यहाँ था तो वह खुशी खुशी ब्रेकफास्ट तैयार कर रही थी। कुछ देर बाद युवराज की भी नींद खुलती है और वह बाहर आता है और लिविंग रूम में सोफे पर बैठकर अपना फ़ोन चलाने लगता है। उसे उठा हुआ देखकर छवि कॉफ़ी का मग लेकर उसके पास आती है और उसे देती है। जैसे वह कॉफ़ी का मग युवराज को देकर जाने के लिए मुड़ती है, युवराज उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है और अपने पास बिठाते हुए कहता है, अभी तक नाराज हो? छवि कुछ नहीं बोलती। युवराज उसके चेहरे को अपनी तरफ घुमाते हुए कहता है, सॉरी जान, माफ कर दो मुझे। मुझे तुमसे पूछना चाहिए था। छवि फिर भी कुछ नहीं बोलती है और युवराज के चेहरे की तरफ बड़े ध्यान से देखती रहती है। युवराज फिर कहता है, चुप क्यों हो? बोलो छवि। छवि फिर से उठती है और किचन में जाती हुई कहती है, ब्रेकफास्ट रेडी है, कर लीजिए। युवराज उसकी बात सुनकर उसे जाते हुए देखता रहता है। कुछ देर बाद छवि युवराज के सामने ब्रेकफास्ट की प्लेट रखती है और उसके पास ही बैठकर खुद भी ब्रेकफास्ट करने लगती है। कुछ ही देर में दोनों का ब्रेकफास्ट खत्म हो जाने के बाद छवि प्लेट्स को किचन में रखकर वापस आती है और युवराज से कहती है, मैं बाहर जा रही हूँ, डोर को लॉक कर चाबी नीचे गार्ड को दे दीजिएगा। मैं जानती हूँ कि आपने मुझ पर बहुत सारे एहसान किए हैं, जिसका कर्ज मैं कभी नहीं उतार सकती। आपने उस समय मेरी मदद की, मुझे संभाला, जब मेरे अपनों ने मुझसे अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। आपने उस समय मुझे सहारा दिया, जब मैं बिल्कुल ही बेसहारा थी। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप दोबारा यहाँ मत आइएगा। ये कहकर वह जाने लगती है। युवराज उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींचता है और कहता है, क्या कहा तुमने? दोबारा मत यहाँ आइएगा? मैंने तुम पर एहसान किया है, तुम मेरा कर्ज नहीं उतार सकती? इतने बड़े बड़े वर्ष तुम लाती कहाँ से हो? और तुम चाहती हो कि मैं यहाँ ना आऊँ? ठीक है, फिर तुम चलो मेरे साथ। क्यों आ गई छोड़ कर के बगैर? छवि उसकी आंखों में देखते हुए कहती है,
आप पूछ रहे हैं कि मैं क्यों आ गई वह घर छोड़ करके? तो शायद आप भूल रहे हैं कि आप ही मुझे उस घर से निकालना चाहते थे। युवराज कहता है, मैं तुम्हें उस घर से निकालना नहीं चाहता था, सिर्फ तुम्हें सेव करना चाहता था। छवि अपने होठों पर एक तीखी मुस्कान लाते हुए कहती है, यहाँ से दूर भेजकर मुझे सेव करना चाहते थे? आप सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि अब आप मुझे अपने काबिल नहीं समझते, इसलिए मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते थे? युवराज अब गुस्से में उसके बालों को पकड़ते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? मैं तुमसे पीछा छुड़ाना चाहता था? जान हो तुम मेरी, तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू देखकर मैं पागल हो जाता हूँ। तुम्हें जरा भी दर्द होता है तो मैं अपने होश खो देता हूँ, और तुम कहती हो कि मैं तुम्हें अपने काबिल नहीं समझता हूँ। मैं तुम्हें अपने काबिल नहीं समझता तो यहाँ तुम्हारे पास नहीं होता, तुम्हारे बिना रातों को जागता नहीं। सुकून मिलता है मुझे तुम्हारे पास होने से, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। छवि उसकी बात सुनकर उससे कहती है, इसीलिए सबसे ज्यादा दर्द आप ही देते हैं मुझे। उसकी बात सुनकर युवराज उसके बालों को छोड़ देता है और कहता है, नहीं देना चाहता तुम्हें दर्द, फिर भी तुम्हें दर्द दे देता हूँ। क्या करूँ? तुम्हें प्रोटेक्ट करने के चक्कर में मैं तुम्हारे साथ ये सब कर बैठा। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? हो गई गलती मुझसे। युवराज की बात सुनकर छवि कहती है, क्या मैं जो कहूँगी आप करेंगे? युवराज कहता है, हाँ, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर लूँगा। छवि कहती है, तो चले जाइए यहाँ से, और फिर कभी मुझसे बात करने की कोशिश मत कीजिएगा। चाहे मैं आपके सामने रहूं या ना रहूं, हमेशा मुझसे अनजान बनकर ही रहिएगा। कर पाएंगे ये? युवराज उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है। उसके चेहरे पर इस समय एक दर्द भरी मुस्कुराहट थी। वह कहता है, क्या करने के लिए बोल दिया तुमने मुझसे? नहीं कर पाऊंगा मैं, जी नहीं कर पाऊंगा खुद को तुमसे दूर। छवि कहती है, नहीं कर पाएंगे तो कहा क्यों? लेकिन अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती, इसलिए प्लीज दूर रहिए मुझसे, वरना मैं किसी ऐसी जगह चली जाऊंगी जहां आप मुझे ढूंढ भी नहीं पाएंगे। उसकी बातों को सुनकर युवराज उसकी कमर पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और उसके चेहरे पर हाथ रखकर कहता है, तुम कहीं भी चली जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। उसकी बातों को सुनकर छवि कहती है, ठीक है, फिर मैं खुद को ही खत्म कर लेती हूँ, तब तो आप मेरे पास नहीं आएंगे और आपको भी तसल्ली मिल जाएगी। शायद मेरे लिए यही सबसे बेहतर होगा। उसकी यह बात सुनकर युवराज उसे एक ही झटके में खुद से दूर कर देता है और कहता है, नहीं आऊंगा तुम्हारे पास, रह लूंगा तुम्हारे बिना, खुश रहो तुम। यह कहते हुए वह वहां से निकल जाता है। उसे इस तरह से जाते देख छवि के दिल में भी दर्द हो रहा था, लेकिन वह खुद को युवराज के ऊपर थोपना नहीं चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि युवराज किसी मजबूरी में उसके पास आए। युवराज के कुछ दिनों के बर्ताव को देखकर उसे ऐसा लग रहा था कि युवराज अब उसके साथ नहीं रहना चाहता, इसलिए वह खुद को युवराज से दूर कर रही थी। युवराज के अपने पास आने से उसे आज ऐसा लग रहा था कि युवराज उस पर तरस खाकर उसके पास आया था, इसलिए छवि ने युवराज को खुद से दूर रहने के लिए कह दिया। छवि ने आज से कॉलेज ज्वाइन कर लिया था और फिर पहले की तरह अपनी क्लासेस लेनी शुरू कर दिए थे। स्टूडेंट भी अब बहुत खुश थे। छवि को आज टेस्ट पेपर रेडी करने थे। स्टाफ रूम का कंप्यूटर काम नहीं कर रहा था, इसलिए वह अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाती है। वहाँ पर कई सारे कंप्यूटर थे, इसलिए वहाँ काम कर पाना ज़्यादा आसान था। कॉलेज ख़त्म हो जाने के बाद वहाँ ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती, इसलिए वह कॉलेज ख़त्म हो जाने के बाद अकाउंट्स डिपार्टमेंट की तरफ चली जाती है और वहां पहुंचकर एक सिस्टम पर अपना काम करने लगती है। काम खत्म करने के बाद वह जैसे ही उस सिस्टम को बंद करने जाती है, तभी उसकी नज़र एक सेव फाइल पर जाती है और वह फाइल ओपन करके देखने लगती है। शायद छवि के आने से पहले उस पर कोई काम कर रहा था और वह फाइल को पासवर्ड डालकर लॉक करना भूल गया था। छवि जब वह फाइल पढ़ने लगती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वह अपने पर्स से एक पेन ड्राइव निकालकर उस फाइल को उस पेन ड्राइव में सेव करती है और सिस्टम को वापस उसी तरह बंद करके वहां से चली जाती है। छवि अपने फ्लैट पर पहुंचती है। वह इस समय परेशान थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस फाइल को लेकर किससे बात करे। वह इस मामले को लेकर किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी। काफी देर सोचने के बाद वह युवराज से ही बात करने की सोचती है। वह युवराज से बात तो नहीं करना चाहती थी, मगर यह मामला इतना सीरियस था कि युवराज से उसे बात करनी ही पड़ती है। अगले दिन सुबह वो युवराज के ऑफिस के पास पहुंचती है और रिसेप्शनिस्ट से कहती है, क्या युवराज सर अंदर हैं? रिसेप्शनिस्ट कहती है, हाँ सर अंदर है। छवि युवराज के ऑफिस को डोर को नॉक करती है। युवराज हाँ कहता है। छवि अंदर पहुंचती है।
युवराज छवि को देखकर इस समय हैरान होता है, लेकिन छवि को अपने पास आया देखकर वह दिल्ली दिल में बहुत खुश था। लेकिन अपने चेहरे पर वह इस खुशी को जाहिर नहीं होने देता है। वह छवि को देखकर कुछ बोलना चाहता था, उससे बहुत कुछ पूछना चाहता था, लेकिन वह कुछ नहीं बोलता है और छवि के बोलने का इंतजार करता है। छवि उसके पास पहुंचती है और उसके सामने खड़ी होकर कहती है, सर मुझे आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है। युवराज अपने सर को हिलाकर बात करने का इशारा करता है। छवि पेन ड्राइव निकालकर उसके सामने रखती हुई कहती है, सर आप एक बार इस पेन ड्राइव को देख लीजिए। युवराज अब बोलता है, क्या है इस पेन ड्राइव में? छवि कहती है, आप इसे पहले देख लीजिए, फिर मैं आगे बताती हूँ। युवराज अपने सामने रखे लैपटॉप में वह पेन ड्राइव लगाता है और उसे देखने लगता है। उसे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि युवराज ने बस उसे एक सरसरी निगाह से देखा ही था। वह छवि की तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए पूछता है, क्या है इसमें? छवि अब उसके पास आती है और अच्छे से फाइल को खोलती हुई उसे दिखाती है और कहती है, सर ये पिछले साल के अकाउंट से मैंने इसे चेक किया, इसमें बहुत गड़बड़ी है। बहुत पैसों की हेरा फेरी की गई है। बहुत सारे गलत डॉक्यूमेंट्स और बिल लगाकर पैसों का गलत यूज़ किया गया है। युवराज उसकी बातों पर ध्यान देता है और फिर फाइल को ढंग से पढ़ने लगता है। जैसे जैसे वह फाइल पढ़ता जाता है, उसकी आंखें बड़ी होती जाती हैं। वह कहता है, कमाल है, इतनी बड़ी गड़बड़ी हो रही है मेरे कॉलेज में और मुझे पता भी नहीं है। तुम्हें यह कहाँ से मिली थी? उसे सारी बातें बताती है। युवराज कहता है, तुमने कितनी फाइल चेक की? छवि कहती है, सर मैंने पिछले साल और अब तक के कुछ फाइल चेक की हैं, जिसमें मुझे बहुत गड़बड़ी नजर आई। मुझे लगता है आपको पिछले कई सालों की फाइलों को चेक करवाना चाहिए, उसमें भी जरूर गड़बड़ी होगी। छवि की बात सुनकर युवराज अपना फोन उठाकर किसी को फोन करने लगता है। छवि कहती है, सर आप किसे फोन कर रहे हैं? युवराज कहता है, अकाउंट डिपार्टमेंट के हेड को। छवि कहती है, सर मुझे नहीं लगता कि इस बात को लेकर आपको किसी और पर भरोसा करना चाहिए। और आपको क्या लगता है कि अकाउंट हेड आपको सारी चीजें इतनी आसानी से बता देंगे? युवराज को छवि की बातें ठीक लगती हैं। वह कहता है, फिर मैं क्या करूं? छवि कहती है, सर आप यह मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आपको इन सब चीज़ों की मुझसे ज़्यादा नॉलेज है, तो आप इसे किसी और तरीके से हैंडल कीजिए। यह काम किसी एक का तो हो नहीं सकता है। न जाने कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। हम इस तरीके से किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। आपको यह सारा मामला किसी ऐसे इंसान को सौंपना होगा जिस पर आप पूरी तरीके से भरोसा कर सकें। युवराज छवि के चेहरे को ध्यान से देख रहा था। इस समय उसके मन में छवि को लेकर जितनी भी नाराजगी थी, सब दूर हो चुकी थी और उसे छवि पर बहुत प्यार आ रहा था। उसका जी कर रहा था कि वह उठकर छवि को गले लगा ले और उसके होंठ, जो बात करते हुए गुलाब की पंखुड़ियों की तरह हिल रहे थे, उसे चूम ले। मगर वह ऐसा करके छवि को फिर से नाराज नहीं करना चाहता था। इसलिए वह चुपचाप अपनी चेयर पर बैठा सिर्फ छवि की बातों को सुन रहा था। छवि की पूरी बातों को ध्यान से सुनने के बाद वह छवि से कहता है, ठीक है, मैं इस मामले को अपनी तरह से हैंडल करता हूँ, लेकिन तुम क्या इसमें मेरी मदद करोगी? छवि कहती है, बिल्कुल सर, मुझसे जो भी हो पाएगा मैं ज़रूर करूँगी। छवि युवराज की हेल्प करने के लिए इसलिए रेडी हो जाती है क्योंकि गलत होता हुआ नहीं देख सकती थी और अपने नेचर के हिसाब से वह सबकी हेल्प करती थी। युवराज कहता है, तुम पिछले कुछ सालों की फाइल चेक करके मुझे इसकी पूरी रिपोर्ट बनाकर दे सकती हो? छवि कहती है, बिल्कुल सर, यह तो बहुत आसान काम है। मैं जल्द से जल्द पूरी रिपोर्ट तैयार करके आपको देती हूँ। इतना कहकर छवि वहां से चली जाती है। युवराज अपनी चेयर पर बैठा अपने सामने खुले हुए लैपटॉप पर खुले हुए पोस्ट डॉक्यूमेंट को देखकर सोच में पड़ जाता है। उसके कॉलेज में उसके यहाँ रहते हुए भी इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो सकती है? उसने पहले इस बारे में ध्यान क्यों नहीं दिया? अगर आज छवि उसे इस बारे में ना बताती तो न जाने कब तक ये सब चलता रहता। लेकिन उसे एक तरफ इस बात की भी खुशी थी कि इसी बहाने सही छवि उससे बात करने तो आई, वरना छवि ने तो उसे खुद से ही दूर कर दिया था। वह अपना फोन उठाकर रॉकी को कॉल करता है और उसे तुरंत अपने ऑफिस में आने के लिए बोलता है। कुछ ही देर में रॉकी उसके पास पहुंचता है। युवराज रॉकी को वह डॉक्यूमेंट्स दिखाते हुए कहता है, यह हो क्या रहा है इस कॉलेज में? क्या तुम्हें भी इस बारे में कुछ पता नहीं, या तुम भी इन सब में मिले हुए हो? रॉकी युवराज की बातों को सुनकर कहता है, बॉस, मैं आपसे बेईमानी करने से पहले खुद की जान देना ज़्यादा बेहतर समझूंगा। मैं इतने दिनों से आपके साथ हूँ, क्या आपको कभी ऐसा लगता है
कि मैं आपके साथ ऐसा भी कुछ कर सकता हूँ? युवराज कहता है, मुझे तो कभी यह भी नहीं लगता कि ऐसा भी कुछ मेरे नाक के नीचे हो सकता है। तो मैं किस पर भरोसा करूँ? रॉकी कहता है, बॉस, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं। रॉकी ने अभी इतना ही कहा था कि युवराज उसे बीच में ही रोकते हुए कहता है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मुझे पता है तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, लेकिन इन सबके पीछे कौन कौन है उसका पता करो। जल्द से जल्द ये सारा मामला मुझे दी की शादी से पहले निपटाना है। मैं नहीं चाहता कि दी की शादी पर इन चीज़ों का कोई भी असर पड़े। रॉकी कहता है, बॉस आप फिक्र मत कीजिए, मैं जल्द से जल्द इन सब में शामिल लोगों का पता लगाता हूँ। रात के वक्त छवि के फ्लैट की डोरबेल बजती है। छवि उठकर दरवाज़ा खोलती है। सामने षष्ठी को खड़ा देख मुस्कुराते हुए उसे अंदर आने के लिए कहती है। षष्ठी अंदर आती है और छवि का हाथ पकड़ते हुए कहती है, छवि, कल मेरी इंगेजमेंट है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ पूरे दिन रहो। उसकी बात सुन छवि कहती है, पूरे दिन मैं आपके साथ कैसे रह सकती हूँ? मुझे कॉलेज भी तो जाना है। षष्ठी कहती है, कल तुम्हारी कॉलेज से छुट्टी। अगर तुम खुद नहीं ले सकती तो बता दो, मैं खुद तुम्हारे कॉलेज में बात कर लेती हूँ। लेकिन चाहे जो भी हो, कल तुम्हें पूरे दिन मेरे साथ रहना है। छवि जब षष्ठी को इतने अधिकार से खुद को अपने साथ रहने के लिए कहती है तो छवि भी उसे मना नहीं कर पाती है। वह कहती है, ठीक है, मैं आपके साथ ही रहूंगी। छवि की आवाज़ सुनकर षष्ठी खुश होती हुई छवि को अपने गले लगा लेती है। कुछ देर बाद वह छवि से अलग होती हुई छवि का हाथ पकड़कर कहती है, तुम मुझसे प्रॉमिस करो, छवि, जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती तो मेरी शादी का एक भी फंक्शन मिस नहीं करोगी। तुम हर पल मेरे साथ रहोगी, मेरे साथ मेरे घर में चाहे जो भी हो जाए। उसकी बात सुनकर छवि पहले तो सोच में पड़ जाती है, लेकिन फिर वह षष्ठी से प्रॉमिस कर लेती है। षष्ठी कहती है, ठीक है, तो फिर तुम चलो अभी मेरे साथ मेरे घर। षष्ठी की बात सुनकर छवि कहती है, अरे नहीं प्लीज, मैं आज नहीं आ सकती, मुझे आज बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। लेकिन आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि कल सुबह ही मैं आपके पास आ जाऊंगी और शाम तक आपके साथ ही रहूंगी। उसकी बात सुनकर षष्ठी कहती है, ठीक है, फिर मैं कल तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये कहकर वह वहां से चली जाती है। छवि भी अपने काम में लग जाती है। अगले दिन सुबह छवि अपने कॉलेज में फोन करके बता देती है कि आज वह कॉलेज नहीं आएगी और तैयार होकर षष्ठी के घर के लिए निकल जाती है। षष्ठी और उसकी फैमिली इस समय युवराज के अपार्टमेंट में न रहकर उसी शहर में अपने एक आलीशान विला में थे जहाँ से ही आज षष्ठी की एंगेजमेंट होने वाली थी। छवि वहां पहुंचती है तो षष्ठी उसका इंतजार कर रही होती है। उसने पहले ही गार्ड्स को छवि के बारे में बता दिया था, इसलिए छवि के पहुंचते ही गार्ड उसे बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ अंदर जाने के लिए कहते हैं। अंदर पहुंचकर वह देखती है षष्ठी वहां खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसके पहुंचते ही षष्ठी छवि को अपने साथ लेकर अपने रूम में चली जाती है। छवि षष्ठी के रूम में बैठी होती है और षष्ठी बाथरूम के अंदर गई होती है। तभी रूम में बिहान आता है और षष्ठी को आवाज लगाते हुए कहता है, दी, आप कहाँ हैं? तभी उसकी नज़र बेड पर बैठी हुई छवि पर जाती है। वह छवि को देखता है तो देखता ही रह जाता है। उसकी नज़रें छवि पर ठहर सी जाती हैं। तभी षष्ठी बाथरूम के बाहर आती है और बयान को वहां खड़े देखकर पूछती है, क्या है बयान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? षष्ठी की आवाज़ सुनकर बयान अपने होश में आता है और हाथ बढ़ाते हुए कहता है, दी सर्वेंट ने बताया कि आपने मेरा कोई पैकेट रखा है जिसे कल एक आदमी लेकर आया था मेरे लिए। शशि कहती है, हाँ, मैंने वह तुम्हारे रूम के कबर्ड के ऊपर रख दिया है। बिया ने सुनकर छवि की तरफ देखते हुए कहता है, वैसे दी ये कौन है? आपने इनसे मेरा इंट्रोडक्शन नहीं करवाया। सृष्टि कहती है, ये मेरी फ्रेंड है छवि। बिहान कहता है, लेकिन मैंने इन्हें पहले तो कभी नहीं देखा आपके साथ। शशि थोड़ा रूड होते हुए कहती है, क्या तुम मेरे सारे दोस्तों को जानते हो जो इस तरह की बातें कर रहे हो? उसकी बात सुनकर बिहान कहता है, नहीं दी, वह तो मैं ऐसे ही कह रहा था। शशि कहती है, ठीक है, फिर जाओ तुम यहाँ से। बिहान शशि की बात को सुनकर वहां से चला जाता है, लेकिन दरवाजे के बाहर खड़ा होकर छवि को देखते हुए कहता है, बहुत खूबसूरत हो तुम, जी करता है तुम्हें अपने होठों से लगा लूं। ये कहते हुए वहां से चला जाता है। छवि षष्ठी मिलकर शाम की तैयारियों में बिजी हो जाती हैं। शाम के वक्त सभी मेहमान आ चुके थे। सभी इंगेजमेंट के लिए षष्ठी का इंतजार कर रहे थे। आदित्य भी बैठा हुआ षष्ठी के आने की राह देख रहा था, लेकिन षष्ठी ने पहले ही बोल रखा था कि जब तक युवराज उसे लेने नहीं आएगा वह एंगेजमेंट के लिए नहीं आएगी। इसलिए युवराज षष्ठी के रूम में आता है और कहता है, दी, क्या आप रेडी हैं?
मैं आपको लेने आया हूँ। शशि जो मिरर के सामने बैठी हुई थी और छवि उसे पीछे से उसका दुपट्टा ठीक कर रही थी। युवराज को छवि का चेहरा नहीं दिख रहा था। शशि मुड़कर युवराज की तरफ देखती है और कहती है, हाँ युवराज, मैं रेडी हूँ, चल। यह कहकर शशि खड़ी होती है। छवि जो शशि के पास ही थी, युवराज की आवाज़ सुनकर थोड़ी हैरान होती है, लेकिन फिर अपने मन में सोचती है, युवराज कहाँ से यहाँ आएंगे। वह मुड़कर पीछे की तरफ देखती है, तभी उसकी नज़र दरवाजे पर खड़े युवराज से मिलती हैं। वह दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। शशि उन दोनों को ध्यान से देख रही थी। उन्हें देखकर मुस्कुराती है और कहती है, क्या हुआ युवराज, तुम ऐसे क्यों खड़े हो। शशि की बात सुनकर युवराज कहता है, कुछ नहीं दी, आप चलिए। शशि कहती है, चल रही हूँ युवराज, एक मिनट, पहले तू मेरी दोस्त से तो मिल ले। ये कहकर शशि छवि के पास आती है और उसे पकड़ कर कहती है, युवराज ये मेरी फ्रेंड छवि है, और छवि ये मेरा छोटा भाई युवराज है। युवराज अपने मन में सोचने लगता है, शशि दी और छवि में कब दोस्ती हुई। और छवि सोचती है, ये युवराज की बड़ी बहन है, मुझे अब तक पता कैसे नहीं चला। उन दोनों को ऐसे खड़े होकर सोचते हुए देख शशि दी कहती हैं, अरे तुम दोनों खड़े क्या सोच रहे हो, चलो आप। यह कहकर वह छवि का हाथ पकड़ती है और दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है। युवराज वहीं खड़ा है। उसे खड़ा हुआ देख षष्ठी भी कहती है, युवराज मैं चाहती हूँ जब मैं स्टेज पर जाऊं तो तुम दोनों मेरे साथ ही रहो। यह कहकर उन दोनों का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगती है। एंगेजमेंट के समय छवि और युवराज साथ में शशि दी के साथ ही खड़े थे। युवराज चोरी चोरी छवि को देख रहा था। छवि भी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने आज सिल्वर कलर की साड़ी पहन रखी थी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।